हाय व्यूवर्स, दिस इज मी रबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी वेलकम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है इंडियन मीडिया के हवाले से। और उसमें ये है कि लव जहाद, इस पर हम पहले भी जो है वो कुछ प्रोग्राम्स कर चुके हैं अपने चैनल पर, लेकिन अभी एक लेटेस्ट खबर ये आई है कि यूपी में, इंडिया के यूपी में एक उत्तर प्रदेश में उनका एक स्टेट है जिसमें एक चंगुर बाबा जी हैं जो कि लव जहाद के नाम पर जो है वो काफी 1,000 के करीब लोगों को जो है वो डोनेशन देते हैं, डोनेशन नहीं सॉरी, पैसे देते हैं ताकि लड़कियों को ट्रैप किया जाए, हिंदू लड़कियों को, और उनको लव जिहाद के नाम पर फंसाया जाए। तो ये सारी चीजें जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे, इस रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। तो आगाज हम मेजर साहब से करते हैं। मेजर साहब, क्या कहना चाहेंगे? आपके नजदीक लव जिहाद जो है उसका क्या मतलब है, और ये जो पूरी रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है इसको आप कैसे देख रहे हैं? और ये सिलसिला, ये केसेस आए दिन हमारे सामने आते हैं, और अब ये केसेस आया है हमारे सामने, एक रिपोर्ट हमारे सामने आई, इस पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं? अच्छा, मेरा ख्याल में आपने प्रोग्राम का स्टार्ट गलत ले लिया है। वो इसलिए गलत ले लिया कि मैं जो हूँ, मैं ना किसी लव जिहाद को जानता हूँ, ना उसको समझता हूँ, और मेरे हिसाब से इंतहाई फजूल और गलत हरकत है। इसकी किसी भी सूरत में तायद नहीं की जा सकती, जहां तक मेरी अपनी जाती ओपिनियन का था। और नंबर 2, मैं ये भी समझता हूँ कि इस तरह की जितनी भी रिपोर्ट्स ये वो सब कुछ सामने आती हैं, उसमें जब आप डीप स्टडी करके जब उसकी हकीकत में जाते हैं तो पता चलता है कि जी ये इतना मामला था नहीं जितना मामला इसको बना के पेश किया गया। आपकी रिपोर्ट का मैंने सरसरी जायजा लिया तो उसमें अजीबो-गरीब सी बातें लिखी हुई हैं कि जी 500 करोड़, तो 500 करोड़ जो इंडियन रुपए हैं, वो बहुत बड़ी रकम है। मुझे नहीं मालूम कि किसने इनको दी, कैसे दी। जो तस्वीर लगी हुई है उससे तो नज़र नहीं आता कि इनके पास 5 रुपए भी होंगे, लेकिन ये है कि जी 500 करोड़ का वहाँ पे ज़िक्र है और इस तरह की सारी बातचीत। तो मैं समझता हूँ कि ये उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, वही एक स्टाइल है कि जिसमें किसी बड़े मामले से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की खबरें चला दी जाती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से बहरहाल जी सही है, झूठ है, जो भी है, लेकिन मैं इसकी किसी सूरत तायद नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ही फ़ज़ूल हरकत है और ना ऐसी कोई हरकत किसी को ज़ेब देती है। किसी मुसलमान को भी ज़ेब नहीं देती, किसी हिंदू को भी ज़ेब नहीं देती, किसी क्रिश्चियन को, किसी को भी ज़ेब नहीं देती। और किसी इंसान को भी ज़ेब नहीं देती कि कैसे आप किसी की बेटी के साथ और वो अव्वल तो जो सोच रहा है उसके ऊपर मतलब लानत, और दूसरा कि जो इसमें उसका हिस्सा बन रहा है या किरदार अदा कर रहा है, तो मेरे हिसाब से वो भी इंसान ही नहीं है, बेवकूफ़ लोग हैं। और इनको जो है अगर ये इस तरह मुजरिमाना, मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ा जुर्म है और मेरे नज़दीक ऐसे मुजरिमों को कानून के मुताबिक जो कड़ी सज़ा है वो दी जानी चाहिए, ताकि इस तरह की हरकत जो है वो किसी भी मुआशरे के अंदर ना हो। तो मेरा तो ये ओपिनियन है इसके ऊपर, बिल्कुल फेयर एंड टू द पॉइंट। डॉक्टर साहब, अब आपकी जानिब बढ़ते हैं। लव जहाद, ये केसेस हम पहले भी इंडिया की जानिब से ये रिपोर्ट्स देखते आए हैं, और अब ये रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? 500 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट होती है, और ये इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी कहा जा रहा है कि वो 3 मुस्लिम कंट्रीज से उनको फंडिंग की गई है, और इस पर और नेपाल के थ्रू जो है ये किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इसको देखते हुए? नहीं, देखिए मेजर साहब ने बहुत अच्छी बात कही। तो जो मेजर साहब कह रहे हैं मैं भी उनसे यही कहूँगा कि बिल्कुल अ ये आइडिया कि किसी को फँसाना है या किसी का धर्म परिवर्तन करवाना है, दिस इज़ एन अटरली रबिश आइडिया। और किसी भी तरीके से इस तरीके के एक्शंस की कोई भी सपोर्ट नहीं की जा सकती। और मेजर साहब ने ठीक कहा, ऐसे लोगों को कठोरतम पनिशमेंट मिलना चाहिए, ताकि ऐसी सोच रखने वाले लोग, देखिए प्रेम किसी को किसी से हो सकता है, वो जाति, मज़हब, धर्म नहीं देखता। ये तो आप ये कैसे आप करेंगी कि हमको एक लड़का है, वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, अथीस्ट है, शिया है, सुन्नी है, क्या है, उसको रिलीजन देख के हम प्यार करें? ये नेचर के अगेंस्ट में है।
नेचर इसको ऐसे नहीं चलाता है। तो अब आमिर खान है हमारे यहाँ, बहुत बड़े सुपरस्टार है इंडियन फ़िल्म के वो, मुझे उनकी एक्टिंग बहुत पसंद है। आमिर खान ने 3 शादियाँ करी हैं, एक उनकी गर्लफ्रेंड है। वो सारी हिंदू हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो प्यार है, मोहब्बत है, करते हैं। सबको पता है कि भई ये कोई लव जिहाद नहीं कर रहे। वो जेन्युइन उनको प्यार होता है, वो जेन्युइन शादी करते हैं। शादी चलना ना चलना एक अलग बात है कि उनकी शादियाँ नहीं चली, लेकिन दैट इज़ हिज़ पर्सनल मैटर। मैं उसमें कोई वो नहीं रखूँगा इंटरफेरेंस। कोई उनको नहीं कहता कि भई व्हाट आमिर खान इज़ डूइंग इज़ लव जिहाद, कोई नहीं कहता। उनकी सारी वाइफ हिंदूज़ हैं और सुपरस्टार हैं। आप क्या ऐसा इमेजिन आप कर सकती हैं कि कोई लड़का हिंदू हो, आपकी फ़िल्मों का सुपरस्टार हो और उसकी 3-3 बीवियाँ हों, तीनों के साथ तलाक हुआ हो, तीनों मुसलमान हों? क्या आपके समाज में उस व्यक्ति को जगह मिलेगी? तो ये मानसिकता जो है, इसको कंडेम किया जाना चाहिए। इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि सेक्युलरिज़्म के रास्ते पे आपको जाना होगा, रूहानियत रखिए और बाकी सब जो है वो मानवता के हिसाब से चलिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे जो लोग हैं भई पहले हमारे समाज में, मैं आप पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले तो हमारे यहाँ कम्युनिस्ट ये मानते नहीं थे। वो तो जब वेस्ट ने मानना शुरू किया कि भाई देयर इज अ फिनोमिना कॉल्ड ग्रूमिंग गैंग एंड ऑल दैट, तो उनके मुंह से अब चूनी निकलती है। अब वो डिफेंसिव पे आ गए हैं। वरना पहले तो पता नहीं क्या कि ये झूठ है। अच्छा, कोई क्यों झूठ बोलेगा मुझे नहीं समझ, क्यों मुसलमान के पीछे आदमी पड़ेगा कि हमको इनको बदनाम करना है, ये लड़कियां नहीं कर रहे, वो बुद्धों को नहीं कर रहे, जैनों को नहीं कर रहे, सिखों को नहीं कर रहे हैं, वो क्रिश्चियनों को नहीं कर रहे, वो मुसलमान को करें क्यों? वो सिर्फ भारत में नहीं कर रहे हैं, वो यूके में कर रहे हैं, वो दुनिया भर के देशों में कर रहे हैं, क्यों? जो ऑब्सेशन है कि कन्वर्ट करना है दुनिया को, दैट्स द बाउंड्री, दैट्स द अंडरलाइंग रीजन। अगर आप कन्वर्जन की जगह असिमिलेशन में आ जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी कि सब प्यारा है, सारी भाषाएं प्यारी हैं, सारे कल्चर प्यारे हैं, सारे खान-पान प्यारे हैं, सारे नाम प्यारे हैं, सारे जो भी किसी के समाज के हीरो हैं, वो सब प्यारे हैं। उतने ही वो पूजनीय हैं जितने कोई और इंडिविजुअल हैं, बात खत्म हो जाएगी। फिर आपको ये ऑब्सेशन हदस नहीं रहेगा कि अरे! ये तो मुसलमान बनाना है, इसको मुसलमान बना के क्या करना है, कुछ पता नहीं है। जैसे मैंने ये ऑब्जर्व किया है ना कि पाकिस्तान का जो मुसलमान है वो मॉरली हिंदू है, लेकिन वो रिलिजियसली मुसलमान है। तो वो क्या कहता है कि वो इस्लाम को अपने मॉरल के जिससे वो निकल ही नहीं पाया है, उसके जीन्स के अंदर इतना हिंदुइज्म बैठा हुआ है कि वो उन बातों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है जिन बातों को रिलीजियस बुक में साफ-साफ लिखा है। तो उससे मुँह चुराता है फिर। उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता, एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहता वो उसको। बिकॉज़ उसके अंदर का हिंदू जाग रहा होता है। वरना आप वेस्ट में जाए जहाँ से रिलीजन आया वहाँ पे उसको लेके वो दे आर अनअबैश्ड। वो साफ-साफ बोलते हैं हाँ, ऐसा है, इसमें क्या दिक्कत है? तो आप कितना भी हिंदू मार लीजिए, लेकिन आपके अंदर का हिंदू की जो मोरालिटी है, जिस समाज में आप रहते हैं, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते आप। तो फिर भी आप एक काउंटर इंट्यूशन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो मेजर साहब ने कहा है, उसके बाद कोई जगह बचती नहीं है कि इस पे लड़ाई की जाए या कुछ और किया जाए। मेरा यही है समाज में कि सब खुश मिल-जुल के रह सकते हैं, एक ही लोग हैं। कौन किससे शादी कर रहा है, कौन किससे प्रेम कर रहा है, ये सब जात-मज़हब देख के नहीं किया जाता। हमारे यहाँ भी ये जाति में भी प्रॉब्लम है, इसको भी मैं घोर निंदा करता हूँ। जो जातियों के नाम पे अगर शादी-विवाह करते हैं कि हम इस जाति में नहीं करेंगे उसे, उसकी भी मैं घोर निंदा करता हूँ। उसी तरीके से ऐसे लोग जो ये कह रहे हैं कि भई हम कन्वर्ट कर देंगे और हम ब्राह्मण की लड़की को फँसाएँगे, इसकी मतलब दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल, अगली एंड जिसे कह लीजिए अब्होरेंट है ये। इसको इसके ऊपर बात करने में भी मुझे शर्म आती है कि इस तरीके के किसी की भी बिटिया हो सकती है, मेरी बिटिया हो सकती है कल को। कोई गारंटी तो नहीं है ना कि सिर्फ लड़के ही पैदा होंगे, किसी की लड़की होगी। तो सबकी बिटिया बिटिया होती है, सबकी माँ माँ होती है, सबकी बहन बहन होती है। ये हमें ध्यान रखना होगा। जी। मेजर साहब, आपसे मेरा सवाल है कि ये जो पैसों का लेन-देन हुआ है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा लेवल पर हुआ है, 500 करोड़ छोटी अमाउंट नहीं होती है, वो भी इंडियन रूपी। तो सर आपको क्या लगता है कि ये रिलिजन इस खबर का जो एक मकसद यानी कि जो मोटिव है, वो रिलिजन फैक्टर को में नज़र आता है या फिर ये पॉलिटिकल फैक्टर में कुछ नज़र आता है? आप इसको किस तरह इस रिपोर्ट को किसके साथ जोड़ेंगे? वो देखें रिबा, पहले तो असूली बात है ना, असूली बात ये है कि भई किसी भी इंसान को, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक रखता हो,
उसको जानते बूझते हुए आप धोखा या इस तरीके से ये तो शिकार है कि वो शिकार कर रहे हैं एज़ इफ कि जी उन्होंने मतलब उनका मिशन है कि किसी को उन्होंने वो कर और नंबर 2 कि जी अगर उसमें कोई खातून इन्वॉल्व हो, कोई जो अब तो मैं हिंदी सीखना शुरू हो गया हूँ, तो कोई महिला अगर इन्वॉल्व हो, तो वो तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। वो इसलिए कि मेरे हिसाब से तो ये अ ब्लैकमेलिंग है, ये असॉल्ट है, जो भी आप कोई क्रिमिनल ऑफेंस सोचेंगे, वो आपके ज़हन में आएगा कि ये उस सब में आता है। तो ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोगों को इन्वेस्टिगेट भी करना चाहिए और मालूम भी करना चाहिए कि ये साइकोलॉजी क्यों प्रिवेल करती है। लेकिन एक और चीज़ भी साथ में कहना चाहूँगा और वो ये कहना चाहूँगा कि देखिए डॉक्टर साहब ग्रूमिंग गैंग का नाम लेते हैं। मैं इसमें सिर्फ ये हाइलाइट करना चाहूँगा कि ग्रूमिंग गैंग में मेरी जो समझ है और जो जितना मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, उसके मुताबिक ज़्यादा तादाद जो है वो व्हाइट मेल्स की है कि जो यूके के अपने बॉर्न हैं, सब कुछ है। लेकिन चूँकि हम सबकी साख्त इस तरह की है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के अंदर अगर कोई हिंदू लड़का कोई या हिंदू लड़की कोई चीज़ करेगी, वो एकदम से हम सारे उस पे हाइलाइट कर देंगे ये वो फलाना-ढिमका। तो मेजॉरिटी को एक एडवांटेज हासिल रहता है कि उनका गुनाह गुनाह नहीं बनता और माइनॉरिटी बेचारी जो है वो सारी ज़िंदगी उस पे स्ट्रगल ही करती रहती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से यूके में ज़्यादा जो ग्रूमिंग गैंग का और ये सारा नेटवर्क और सारी वो जो गलत कार्रवाइयाँ हैं, वो तो व्हाइट मेल्स हैं। लेकिन उसमें जो माइनॉरिटी है, उसका कोई भी अगर अमल दखल होगा, तो वो सब एक गुनाह बन जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि माइनॉरिटी में से जिसने वो गुनाह किया है, वो उसकी गलती नहीं है या उसका ऑफेंस नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये बड़ी ही घिनौनी खबर है। इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन या जो भी उनकी कानूनी कार्रवाई होती है, वो की जानी चाहिए। और उसके बाद अगर किसी ने इस खबर को मतलब मिर्च मसाला लगा के या खामखा बढ़ा के या प्रोपेगेंडा या जो भी मकसद हासिल करने के लिए अगर उसने भी किया है, तो मेरे हिसाब से फिर उसको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। कि भई आप कौन से मकसद हासिल करना चाहते हैं? आप खामख़ा क्यों एक पूरी कम्युनिटी को बदनाम करना चाहते हैं? और एक और बात करूँगा वो आपके सारे ऑडियंस के लिए और इवन डॉक्टर साहब के लिए भी। वो ये है कि कोई भी मज़हब, कोई भी कल्चर, कोई भी तहज़ीब, हत्ता कि मतलब जो सीधी बात है वो ये है कि कोई भी इंसान जो है, वो उतना ही आला, उतना ही अफ़ज़ल, उतना ही बुलंद है, वो कल्चर उतना ही बुलंद है, वो मज़हब उतना ही रिस्पेक्टेबल है, जितना मेरा अपना मज़हब है मेरे लिए। ये बिल्कुल क्लियर बात। हाँ, इसमें जो अगली बात है, वो ये है कि जी प्रीचिंग करना, अपने मज़हब के बारे में किसी दूसरे को बताना, उसको कायल करने की कोशिश करना, ये एक नॉर्म है, जो मैं समझता हूँ कि जी क्रिश्चियन में भी है, मेरे हिसाब से किसी हद तक हिंदू में भी होगा, इस्लाम में भी ऐसा कुछ है। लेकिन अगर मैं ज़बरदस्ती डंडे के ज़ोर के ऊपर किसी को मुसलमान कर लूँ, तो मेरा नहीं ख़्याल कि वो मुसलमान कहलाएगा, मेरा नहीं ख़्याल कि मेरी वो नेकी कोई कहलाएगी। हाँ, अगर कोई अपनी मर्ज़ी से, अपनी समझ के मुताबिक कोई भी फ़ैसला करता है, तो ये उसका हक है। तो ज़बरदस्ती किसी सूरत मेरी समझ के मुताबिक वो नहीं है कि भई किसी को मैं ज़बरदस्ती कन्वर्ट करूँ या किसी को मैं वो करूँ। अब क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो जनाब जो जिन्होंने किया वो जाने, जो करते हैं वो जाने। लेकिन मेरी अपनी सोच और समझ के मुताबिक इसीलिए मैं डॉक्टर साहब को बार-बार बताता हूँ कि जी मैं तो उस कुरान की आयत को फ़ॉलो करता हूँ कि लकुम दीनुकुम वलियद्दीन कि आपके लिए आपका दीन, मेरे लिए मेरा दीन। हाँ, मैं बहस करता हूँ डॉक्टर साहब के साथ ये वो सब कुछ। अभी देखें ना कि मैं हिंदी सीखना शुरू हो गया हूँ, मतलब मैं हिंदी के लफ्ज़ जो हैं वो बोलता हूँ और मैं कई दफ़ा गूगल करके भी देखता हूँ। तो सब इंसान हैं, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबको जो है वो काबिल एहतराम समझना चाहिए। मतलब हकीकत की बात है कि ये किसी ज़माने में ये जब इंडियन फ़िल्म्स जो है ना वो मेरी मदर वो थी जब हम छोटे बच्चे थे तो मेरी वालदा कोई इंडियन फ़िल्म देखती तो वो कहती थी ऐसे करते हैं माँ की रिस्पेक्ट, कि वो इंडियन फ़िल्म से हमें बताती थी कि जी ऐसे माँ की रिस्पेक्ट करते हैं और वो अभी तक हमें याद है और कहीं पाकिस्तान से बाहर किसी के साथ मुलाकात हो जाए तो रिवाह मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि जी आपको फ़र्क ही नहीं पता चलता कि कौन इंडियन है, कौन पाकिस्तानी है, कौन किस तरह है। एक तरह के खाने हैं, एक तरह के रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब सारी बातें तो मेरे हिसाब से तमाम इंसान काबिल एहतराम है, तमाम इंसान वो हैं और बाकी ये भी एक और आपकी ऑडियंस के लिए बताऊँगा
कि जी गवर्नमेंट जो है ना, अगर अगर इंसान आपस में एक दूसरे के साथ मामला तय कर सकते होते। देखिए, हमें गवर्नमेंट क्यों चाहिए होती है? हमें गवर्नमेंट इसलिए चाहिए होती है कि बहुत सारे इंसान इकट्ठे रहना शुरू हुए। जब वो इकट्ठे रहना शुरू हो गए तो वो एक सोसाइटी बन गई। सोसाइटी एक अच्छा अमल है, मतलब उसके ऊपर अच्छा अमल है। लेकिन जब तादाद ज्यादा हुई तो आपस के मामलात को तय करने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। तो हकीकत में गवर्नमेंट बनी इसलिए कि हम सब के बीच में जो एक दूसरे के साथ ज्यादती करने वाला अंसर है, उसको सेटल करने के लिए गवर्नमेंट बनी। तो अगर आप सही डीपली वो थॉमस पेन की एक छोटा सा पैम्फलेट है, कॉमन सेंस, तो किताब है। उसको छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं है, तो उसको आप पढ़े ना, तो वो कहता है कि मुआशरे की बुनियाद नेकी पे है। कि मतलब मैं डॉक्टर साहब के साथ रहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब मेरे साथ रहना चाहते हैं। मैं अकेला खेत में हल चलाऊंगा तो मे बी मैं सारी जिंदगी में इतनी प्रोडक्शन नहीं कर सकता, लेकिन डॉक्टर साहब साथ मिलेंगे तो हम दोनों मिलकर ज्यादा काम कर लेंगे, एक तीसरा साथ मिलेगा तो और ज्यादा काम कर लेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि जो विकेटनेस है, उसने एग्जैक्ट वर्ड इस्तेमाल किया है, विकेटनेस। विकेटनेस का मतलब है कि ये जो बेअसूली है, ये जो बीच में मुजरिमाना कैफियत है, इसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट बनी। तो वो इसलिए कहता है कि गवर्नमेंट बाय नेचर होती विकेट है। ठीक है, कि गवर्नमेंट में सारी खराबियां होती हैं। तो मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि चाहे हिंदुस्तान की हुकूमत हो, पाकिस्तान की हुकूमत हो, अमेरिका की हुकूमत हो, किसी की भी हुकूमत हो, तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट के अपने एजेंडा होते हैं। उन्होंने अपनी हुकूमत के बाद फिर हुकूमत लानी होती है, फिर बहुत सारे मसाइल करने होते हैं, और फिर ये डेमोक्रेसी कहीं बन गई, कहीं पे जो है ना कहीं एरिस्टोक्रेसी बन गई, कहीं पे कुछ बन गई। अगर इंसान आपस में एक दूसरे से मामला अच्छे तरीके से हल कर सकें तो हमें किसी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, और बहुत अच्छे चलेंगे सारे के सारे। लेकिन क्या चक्कर है कि भाई बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं, फिर बहुत ज्यादा मामलात हो जाते हैं। तो जहां पे हुकूमतें लोगों के मामलात को तय करने की सलाहियत रखें, वो सब बड़े शानदार मुआशरे बन जाते हैं। लेकिन जहां पे भी हुकूमतें लोगों के मामलात तय करने की बजाय अपने मामलात शुरू कर दें, वहां पे बस इसी तरह रोज मार कुटाई, तो कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ। तो इसलिए मुझे अच्छा लगा है कि वो डॉक्टर साहब मुस्कुराए हैं थॉमस पेन की कॉमन सेंस के ऊपर। तो मैं चाहूंगा कि वो बताएं कि जी क्या मतलब मुझे तो वो बड़ा अच्छा लगा पैम्फलेट, मैंने उसको पढ़ा। लेकिन जाहिर है कि वो एक्सपर्ट हैं इस मामले में, तो वो अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। तो मेरी मेरी अपनी समझ के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान दोनों में, और यहाँ पे मैं थोड़ी सी लिबर्टी ले रहा हूँ कि मैं इंडिया की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन इन दोनों मुआशरों के अंदर हमारा अपनी हुकूमत के साथ लव जो है ना, वो थोड़ा सा जुदा है। मतलब बाकी जगहों के ऊपर लोग अपनी हुकूमतों के ऊपर बड़ी मतलब पब्लिक एक अपना ओपिनियन रखती है, अपना सारा कुछ करती है। लेकिन या तो ये है कि जब हम एक दूसरे के सामने आते हैं तो बस फिर हम अटेंशन हो जाते हैं, फौजी जबान में जिस तरह कहते हैं ना कि होशियार हो जाते हैं, और कहते हैं कि ना मैं इधर हूं तो तुम उधर हो। लेकिन हकीकत ये है कि अ, एक बस आखिरी बात करता हूँ कि मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। मैं ना सिर्फ ये कि उसको कंडेम करता हूँ, मैं पाकिस्तान में भी ऐसी किसी भी हरकत को मैं बिल्कुल जो मर्जी या किसी का ओपिनियन हो, लेकिन मेरा अपना जाती ओपिनियन बिल्कुल इसके हक में नहीं है। मेरे हिसाब से बहुत ही ये नीच हरकत है कि आप किसी की बेटी को इस तरीके से टारगेट करें। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा नीच और इससे ज्यादा पस्त मतलब लो हरकत हो नहीं सकती। मतलब आप इतने बड़े मर्द हैं तो जनाब कोई और बड़ा काम करें ना। आप कोई ऐसा तमगा, ऐसा कोई सितारा, कोई ऐसा ख्याल पेश करें कि लोग आपकी तरफ खींचते हुए चले आए। ये तो बुराई की हद है कि देखें लोगों के बीच में लड़ाई भी होती है, और ये इंडिया पाकिस्तान का कल्चर काफी सारा मुश्तरक है। तो उसमें अगर कोई मेरी फर्ज करें डॉक्टर साहब के साथ किसी बात के ऊपर लड़ाई हो जाए, और अगर डॉक्टर साहब के घर से कोई खातून आ जाए, तो यहाँ का रवाज ये है कि फिर बात मुश्किल में पड़ जाती है। फिर आप कहते हैं कि भाई देखो अब वो उनके घर से खातून आ गई हैं, बस अभी यहाँ पे इसको इसको रोकना पड़ेगा, भाई इससे आगे नहीं जा सकते। तो एक तरफ ये सिफ्त है और दूसरी तरफ इतनी फजूल हरकत कि आप जो है वो टारगेट करें। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल रहम नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत सख्ती से इसके साथ निपटना चाहिए, और मेरे हिसाब से इसकी ऐसी मिसाल बनानी चाहिए कि कभी कोई सोचे भी नहीं। क्योंकि ये बहुत ही मेरे नजदीक बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही फजूल, बहुत ही पस्त हरकत है, और इस पे कोई गुंजाइश नहीं देनी चाहिए।
ये क्या कहते हैं उसको, मेरी मेरी अपनी समझ में ये बात नहीं आती। मेरी तो मतलब मेरे तो ये ख़्याल में भी बात नहीं आती, लेकिन ये हरकत जो है ना वो किसी तरीके से काबिल कबूल नहीं है, और जो भी इसका ज़िम्मेदार है, वो उसको बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए, उसको बड़ी सख्ती के साथ इस चीज़ से निपटना चाहिए। ये बहुत ही गिरी हुई हरकत है मेरे नज़दीक। मैं इसको मतलब मुझे तो मुझे ये समझ भी नहीं आती बात कि आप ये इस तरह की फ़िज़ूल हरकत कैसे कर सकते हैं। तो मेरा तो ये इस पे बड़ा सेटल्ड ओपिनियन है, मतलब मैं इस पे कोई दूसरी बात नहीं कह सकता। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है यही कि आप इस रिपोर्ट को क्या एंगल देते हैं? रिलिजन मोटिव समझते हैं कि ये जो हरकत हुई है, ये एक रिलिजन मोटिव है या फिर पॉलिटिकल इसको एंगल देखा जा सकता है इसमें? देखिए, जब मेजर साहब जो बात कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उन्होंने इसको जिस तरीके से कॉन्डेम किया है, बस उसके आगे कुछ और ज़्यादा आवश्यकता बचती नहीं है कहने की। कोई भी रीज़न हो, अगर कोई कम्युनिटी इन्वॉल्व होना चाह रही है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लेना चाह रही है, तो हमारा काम है कि हम उनकी हेल्प करें, ना कि उनकी इतनी क्रिटिसिज़्म करें और उनको नीचा दिखाएँ या उनको ज़लील करें हर बात के लिए कि भई तुम ये हो, तो तुम्हारे में ये कमियाँ हैं। ये ठीक बात नहीं है। हर समाज में कमियाँ आई हैं, हर विश्वास में कमियाँ आई हैं, हर समाज और कमियाँ हर समाज उससे बाहर निकला। हमारे समाज में बहुत कमी थी। तो आई थिंक कि अब इसमें किसकी कमी है, किसकी कमी नहीं है, इस पे जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेजर साहब हैज़ स्पोकन वेरी वेल, तो मैं उसमें कुछ और जोड़ना उस विषय पे नहीं चाहूँगा। बिल्कुल उन्होंने कहा कि कंडेम होना चाहिए, ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए और जहाँ तक मैं भारत ऐसा देखना चाहता हूँ कि लड़का मुसलमान हो, लड़की हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या लड़की मुसलमान हो, लड़का हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब भारतीय हैं। वो एक-दूसरे से प्रेम करते हैं, एक-दूसरे के साथ अपना जीवन व्यापन करना चाहते हैं, जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, परिवार बढ़ाना चाहते हैं। क्यों नहीं? क्या बुराई है इसमें? उनकी डिफरेंट रिलिजन्स होंगे मगर वो साथ में सेलिब्रेट कर सकते हैं, साथ में खुश रह सकते हैं। आखिर हैं तो सब भारतीय ना। सो मैं इसको इस पर्सपेक्टिव में देखता हूँ, इससे ज़्यादा मैं इस पे कुछ बोलना नहीं चाहूँगा और मेजर साहब ने जो कहा, मैं उसको 100% एग्री करता हूँ। बस मेजर साहब की एक बात से मैं एग्री नहीं करता, उन्होंने कहा जी हर गवर्नमेंट विकेड होती है। तो ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि ये जो है वो यूरोपियन पर्सपेक्टिव है। अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ें, सबसे अच्छा मैं बच्चों को जब वेलफेयर स्टेट की डेफिनिशन देना चाहता हूँ ना, देखिए कैसे समाज में आज से 3,500-4,000 साल पहले एक व्यक्ति ने एक स्टेट का फंक्शन डिफाइन किया। आप कॉमन सेंस पढ़ देना, मैं आपको सुनाता हूँ फ्रॉम क्या नाम है अर्थशास्त्र। सुनिए क्या लिख रहा है आज से 3,500-4,000 साल पहले, स्टेट क्राफ्ट एट इट्स बेस्ट। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां तु हिते हितम नात्मम प्रियम हितम राज्ञः प्रजानां तु प्रियम हितम। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में ही उसे अपना हित दिखना चाहिए। अब सोचिए, दो वर्ड है यहाँ पे और दो लोग हैं, एक है प्रजा और एक है राजा। अब प्रजा की सुख की बात हो रही है और प्रजा के हित की बात हो रही है। सुख, हर सुख आपका हितकारी हो ये जरूरी नहीं है। जैसे अगर आप बेंथम को पढ़ें, हेडोनिज्म की थ्योरी दिया उसने, प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन, व्हिच बेसिकली मैं चैलेंज कर रहा हूं, व्हिच बेसिकली इज अ बोरोड वर्क ऑफ न्याय शास्त्र। तो वो कहता है हेडोनिज्म मैक्सिमम प्लेजर फॉर मैक्सिमम पीपल। ये वो कहता है दिस शुड बी द पर्पस ऑफ लॉ मेकिंग। इसको आज से 3,500-4,000 साल पहले चाणक्य लिख रहा है कि राजा का जो हित है वो प्रजा के सुख में है और प्रजा के हित में उसका अपना हित है। तो सुख और हित दो अलग अलग वर्ड हैं। तो प्रजा को सुखी बनाना हमारा काम है, मगर वो सुख नहीं जो हितकारी नहीं हो। प्रजा ड्रग एडिक्ट बन रही है, प्रजा एक्सट्रीमिस्ट बन रही है, प्रजा कुछ और बन रही है, उसमें उसको सुख तो मिल रहा है मगर उसमें उसका हित नहीं है। तो इतनी डीप पार्ट की मतलब राजा इज जो काम यूरोप ने सेक्युलराइज होकर के किया कि रूल ऑफ द लॉ की बात करने लगे, यहां पहले से ही राजधर्म की बात हो रही थी कि राजा धर्म के नीचे है, वो धर्म के ऊपर। एंड दिस इज द वेलफेयर स्टेट, दैट पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट, नॉट आइडियोलॉजी सेंट्रिक गवर्नमेंट। लोगों को अच्छा बनाएं, अच्छी थॉट दें, अच्छे कर्म दें। जो आज मेजर साहब ने बोला है, अगर पाकिस्तान उस पथ पे चल निकले,
आप देखिएगा कि पाकिस्तान क्या बनता है आने वाले 10-15 सालों में। पाकिस्तान का इमेज चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चे जब फिर दुनिया में जाएंगे तो ये उनको ये नहीं देखेंगे कि अरे ये घटिया है, इसको ये है, ये वो वहां जाके एसिमिलेट हो जाएंगे जैसे बाकी भारतीय हो जाते हैं। और मुझे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के लोगों में टैलेंट नहीं है, बिल्कुल टैलेंट है, मेरा ही खून है, मैं जानता हूं। वहीं से लिखी गई है अर्थशास्त्र, वहीं था तक्षशिला, दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। सो जो मेजर साहब कह रहे हैं मैं उनकी इसमें हेल्प करूंगा, रादर देन कि मैं रीजंस में जाऊं कि क्या कारण है, क्या कारण, जो भी कारण रहे हों, समय आ गया है कि इन कारणों को हम बैठे, इनको ऐसे ही कंडेम करें और एक प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव, असिमिलेटिव और जो है फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी तैयार करें जहां पे मानवता से बड़ा कुछ नहीं हो। और जैसा मैंने कहा कि देखिए भारतीयता में ये एक बात मैं ये करके बंद करता हूं ना, कन्वर्जन आप अपनी गॉड को प्रीच कर रहे हैं, करें, मैं आपके गॉड को अपनाता हूं, अब मैं आपके किसी जो बाकी जो हीरो हैं उनको भी अपनाता हूं, इसमें मेरा क्या कन्वर्ट हो जाएगा? कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट ही गलत है। आप नहीं कन्वर्ट कर सकते मनुष्य की रंग, मनुष्य की खान पान, मनुष्य का ज्योग्राफी, मनुष्य की सोच, मनुष्य का इतिहास नहीं कन्वर्ट किया जा सकता, ये असंभव है। और यही बात यूरोप ने सीखी, तब उन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सब सबको माने। और आपके लोगों ने, आपके बाप दादाओं ने, जब यूरोप अपने आप पे घमंड करता है, ये कॉमन सेंस और ये रूसो और ये लॉक और ये जो लिखते हैं, ये बात करते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, आपके बाप दादाओं ने हजारों साल पहले इक्वलिटी ऑफ रिलीजन की बात कर दी थी कि सब बराबर हैं। तो मेजर रजा में क्या कन्वर्जन दिखता है मुझे? कुछ नहीं। भाषा के कुछ शब्द बदल जाने से ग्रामर नहीं बदलती। उर्दू मेरी भाषा है, संस्कृत मेरी है, हिंदी मेरी है, अरबी मेरी भाषा नहीं है, लेकिन अरबी मुझे बहुत प्रिय है। और संस्कृत के अच्छे होने के लिए अरबी का खराब होना आवश्यक कतई नहीं है। आप अभी जाकर के ना, आप लोग यूट्यूब पे जाइएगा, एक कोलंबिया में बॉर्ग स्फीयर मिला है, आप लोगों ने पता नहीं उस न्यूज को फॉलो किया है कि नहीं किया है। तो वो ऐसा कह रहे कि कोई अंतरिक्ष से गिरा हुआ है, तो उसमें वो उसको संस्कृत बोल करके देख रहे हैं कि क्या इस पर रिस्पॉन्स होता है। कोलंबियन लोग, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिंदुइज्म एंड ऑल दैट। और वो फिर उसे उनको वो मिला, मैंने ये चेक करने की कोशिश की कि ये कहीं फ्रॉड तो नहीं है, फिर मैंने देखा ये पूरे वेस्ट में इस समय छाया हुआ है। सो बॉटम लाइन क्या कह रहे हैं कि आपके क्या अरबी अपनाने से संस्कृत का निष्कासन जरूरी है? ये प्रश्न उठता है। आप दोनों अपने, सब भाषाएं हैं, और जैसा मेजर साहब ने कहा कि उस पे चलें। आपकी बहुत रिच हिस्ट्री है, भारत ज्ञान का भंडार रहा है। ऐसे नहीं है कि हम दुनिया भर में जा रहे हैं, लोग हमें गूगल में दे दे रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में दे दे रहे हैं, यूके का प्रधानमंत्री बना रहे हैं। यूके को टेक ओवर करने के लिए आप लोग वहां, कुछ लोग कह रहे हैं हम यूके में अपना लॉ लगा देंगे। यूके का एक भारत का बच्चा गया, प्रधानमंत्री बन गया, कोई टेक ओवर करने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी भी उसको लोगों को परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ी। लोगों ने वोट दे दिया, हाँ जी आ जाओ तुम बन जाओ। आपके ही मेयर सादिक खान, उनको भी वोट दिया लोगों ने। तो डॉक्टर साहब जिस टाइम पे वो ऋषि सुनाक साहब यूके के प्रधानमंत्री बने, उस टाइम पे अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा तो हमजा यूसुफ साहब आयरलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बन गए। स्कॉटलैंड में। तो आप देखें कि जी वो क्या कहते हैं इसको, जो कल तक तो हम कॉलोनी थे ना जी उनकी, देखे ना, कल तक तो कॉलोनी थे। मेजर साहब, इसमें ऋषि सुनाक साहब की खासियत नहीं है, ये स्पेशलिटी वहां की जनता की है ना, वो अपना रही है। तो वो भी अगर वो अपनी कॉलोनाइज, वो कहेंगे ये तो हमारे जूती के नीचे था, ये एक समय था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। उसके बाद इंडिया में वो चला भी कि कॉमन, वो जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है उसमें जो उनकी वाइफ है वो कुत्ते लेकर के उसके अंदर जा रही हैं, तो उसमें लगा कि डॉग एंड इंडियन बोथ आर अलाउड नाउ। सो पॉइंट ये है कि ये सब चीजों को पीछे छोड़ने का समय आ गया। मैं ब्रिटेन की जनता का भी सर झुका के अभिवादन करता हूं, उनके वोट से बने, इसमें कोई ऋषि सुनाक जी की खास बात नहीं है। खास बात उस जनता की भी है, ये सोच आ जाना।
हालांकि हमजा यूसुफ जी ने बाद में ऐसी बातें कुछ कही जिससे उन जनता वहां की स्कॉटलैंड को उसको बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन आपके सादिक जी हैं, वो लंदन के मेयर हैं, कई साल से हैं, तो उसमें क्या वो पाकिस्तानी देख रहे, मुसलमान देख रहे? नहीं, उनको लगा ये ब्रिटेन में रहता है, भले कहीं से भी आया हो, ब्रिटिश नागरिक है, हम इसको वोट देंगे। यही होना चाहिए मानवता में। तो सादिक खान जी पे भी हमें बहुत प्राउड है, कोई हमें उनसे अफसोस नहीं है। तो पॉइंट ये कि जो मेजर साहब ने आज बातें कही, वही बात अगर आप 10-15 साल में अपने आने वाले 3-4 जनरेशन को सिखा दीजिएगा, आप फिर देखिए आपका जो फ्यूचर है यहाँ पे मेरा थोड़ा सा एतराज है, बस प्रोग्राम को मैं लंबा नहीं करता, लेकिन डॉक्टर साहब यही सोच है पाकिस्तान में जो मैं कह रहा हूँ, मैं कोई निराली बात नहीं कर रहा। सर मैं भी एक तो मुझे सवाल नहीं ऐड मालूम। करूं? जी जी। सर किस तरह ये जो तंजीमें हैं या ये जो हम इनको देखते हैं, लव जिहाद के नाम पर हम आए दिन सुनते हैं, किस तरह इनको खत्म किया जा सकता है? आप इस पर क्या कहेंगे? यह बड़ा देखिए जी, सीधी सी बात है कि जहाँ पे भी जो जो गवर्नमेंट का एक निज़ाम है कि जो जस्टिस का है, जहाँ पे भी वो हरकत में आता है, वहाँ पे ऐसी बातें नहीं होती रिवा। और ये इसकी मिसाल वेस्ट है, वहाँ पे इंटरनली इस तरह की बातों को वो ना सिर्फ ये कि वो उसकी क्या कहते हैं, उसको तहकीक करते हैं, बल्कि वो उसको अंजाम पे पहुँचाते हैं और अंजाम पे पहुँचाने के बाद उसको जस्टिस से सर्व, मतलब अगले दिन वो खबर थी कि वो 93 इयर्स का मेरा ख्याल में आदमी है कि जिसने आज से कोई 30 साल पहले या 40 साल पहले किसी को कोई पॉइज़न दिया था या कत्ल किया था या व्हाटएवर, तो वो कोई डीएनए की टेक्नोलॉजी आई है, तो उस डीएनए की इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसका डीएनए मैच कर गया और उन्होंने उसको 93 इयर्स पे या इस तरीके से कुछ उसको उन्होंने अरेस्ट कर लिया। इसके साथ एक और बात भी है और वो ये है कि कल तक मगरिब के अंदर वेस्ट में बहुत सारे मसाइल थे, हमसे बड़े गंभीर मसाइल थे। हमारे तो अब मैं जब हमारा कह रहा हूँ तो इसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान दोनों को शामिल करता हूँ। हमारे तो बहुत मतलब ये सिविलाइज़ेशन फिर भी बहुत स्टेबल, बहुत मतलब यहाँ पे पुरानी सिविलाइज़ेशन है, बड़े पीसफुल लोग और बड़े जो है मतलब काबिल लोग यहाँ पे थे। हमें तो ये बीच में जो झटका मिला वो ये मिला कि ये जो ब्रिटिश आए और उसके बाद जो है ना ये सारा जो ऊट-पटांग हो गया। वरना हकीकत में ये जो अभी जिस तरह डॉक्टर साहब पढ़ रहे थे, ये अभी कई हज़ार साल पहले लिखा हुआ है और आप हैरान होते हैं कि ऐसा कोई बंदा उस ज़माने में कैसे लिख सकता है? तो हमारे में ये जो है वो ये है कि आप ये कह सकती हैं कि ये जो कॉलोनाइज़ेशन के कुछ मसाइल होते हैं कि जो पैदा हो जाते हैं और उससे जैसे-जैसे ये वक़्त आगे बढ़ रहा है तो मतलब ये जो कानून है, ये जो हमारा सिस्टम है जस्टिस का वो बेहतर होता जा रहा है। लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है सिंपल एंड सादा कि निप द इविल इन द बड, इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, आप उसको उसी टाइम पे अगर एक तो ज़्यादती ना करें किसी के साथ, लेकिन एट द सेम टाइम जब आप आइडेंटिफ़ाई कर लें कि जी ए क्रिमिनल एक्ट हैज़ बीन कमिटेड, तो फिर टेक द क्रिमिनल टू द टास्क और उसकी एक ग्लेरिंग एग्ज़ाम्पल बना दें। आप 500 करोड़ नहीं, 5,000 करोड़ भी देंगे तो कोई ये काम नहीं करेगा। वो इसलिए कि ये अव्वल तो ये काम करने लायक ही नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आई कि कोई बेवकूफ़ आदमी ये काम कर किस तरह सकता है। लेकिन अगर फिर भी अगर आप किसी को ये देंगे वो 5,000 करोड़ में भी नहीं करेगा। तो इसलिए मेरी अपनी समझ के मुताबिक एक ही हल है, वो ये है कि जी जस्टिस शुड बी सर्व्ड। तो जैसे ही आप जस्टिस करेंगे उसके बाद लोग इसको नहीं करेंगे। तो दैट्स द ओनली वो थिंग। जब आप गुंजाइश देते हैं, वो यूँ, ये, वो जो आप कह रही थी पॉलिटिकल, तो बस वो पॉलिटिकल आप देंगे तो बस फिर आप ना सिर्फ ये कि आज उनको खराब करेंगे, अगर आप झूठ ये कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों में आपने ये ख़्याल कर दिया। मतलब ऑन अ लाइटर नोट एक बात करता हूँ, ऑन अ लाइटर नोट ये है कि मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने हमें एक ट्रेनिंग कराई, ये जो हैरेसमेंट की ट्रेनिंग होती है कि वर्क प्लेस में कोई हैरेसमेंट की। तो जब वो ट्रेनिंग की तो मैंने किसी को कहा कि यार इसने तो ऐसे तरीके बता दिए जो मुझे पता भी नहीं थे। मतलब ऑन अ लाइटर नोट, तो वो हँस रहा था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सी बातों का ख्वाब-ओ-ख़याल में भी नहीं पता होता। मतलब इस तरह की बातें बड़ी कम सुनी हैं। तो अब जब आप इस तरह की बात, तो आपने कितने लोगों को ये बात बता दी, कितनी खबर को फैला दिया, कितने ज़हनों में ये दिया जला दिया। अब अगर आप इसको कंक्लूड नहीं करेंगे, तो भई फिर बहुत सारे लोगों के ज़हन में उल्टे-पुल्टे ख़्यालात आएँगे। तो एनीवेज़ ये मेरी ओपिनियन है कि भई इस पे सिंपल आप इसका कानून के मुताबिक डील करें, कोई मसला नहीं है ये।
डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे। इस तरह के केसेस खत्म करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए और इस तरह की जो तंजीमें हैं, ताकि कल को कोई इस तरह जाहिलाना हरकतें ना करे, इस पर आप क्या ओपिनियन रखेंगे? फिर प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं सर। देखिए, एक तो जो लीगल तरीका है वो तो बताया मेजर साहब ने। दूसरा ये कि आप अपनी जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें मानवता के बारे में बताएं, अपनी हिस्ट्री को बताएं, लोगों को बताएं, रिलीजियस को, स्पिरिचुअलिटी तक कंटेन रखें। बस कुछ और बहुत इतना टफ नहीं है कुछ भी। आपको जिसको मानना है, जिसके जो भी आपके पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, उन पे आप जाएं। और बाकी दुनिया तो यूएन की तरफ चली गई है, दुनिया तो यूनाइटेड नेशन हेरिटेज की तरफ चली गई है। कई हेरिटेज आपके पास है, मानवता के हेरिटेज। तो जब मानवता को समझ में आ गया कि ये पूरा जो विश्व है ये हमारा हेरिटेज है, अगर आपका काबा है तो वो भी मेरा हेरिटेज है, जेरूसलम का जो टूम्ब है वो भी मेरा हेरिटेज है, ब्राजील का जो क्राइस्ट है वो भी मेरा हेरिटेज है, वेद की जो यहाँ पे पाठशालाएं रही हैं जहाँ पे लिखा गया वो भी मेरा हेरिटेज है, तक्षशिला आपका हेरिटेज है। सब हमारा कॉमन हेरिटेज है, मानवों ने बनाए हैं। इतनी बात तो आपको बतानी है बस। सब ठीक है, कोई बहुत ज्यादा टफ जॉब नहीं है। जिस रास्ते पे मेजर साहब जा रहे हैं, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि दैट इज द वे। जो बोल रहे हैं मेजर साहब, दैट इज द वे। इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, मामला साफ हो जाएगा। दैट इट्स नॉट एज टफ एज इट साउंड्स। यूरोप उसका एग्जाम्पल है। और आपके पास तो एक बहुत रिच, देखिए इसको सोचिए, फिर सोचिए। आज से 3,500-4,000 साल पहले कोई लिख रहा है कि अहम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। तेरा मेरा करने वाले छोटी बुद्धि के लोग होते हैं। जो बड़ी बुद्धि के लोग होते हैं, बड़े चरित्र के होते हैं, उदार चरित्र के होते हैं, वो समस्त दुनिया को, समस्त विश्व को अपना घर मानते। यही है भारतीयों के सक्सेस का रीजन। वो जर्मनी में जाएगा तो जर्मन जैसा व्यवहार करने लगेगा, वो यूके में जाएगा तो यूके बन जाएगा, वो इंग्लैंड में, अमेरिका में जाएगा, अमेरिकन बन जाएगा, और वो सक्सेस अब दिखता है। वो पहुंच गए वो टॉप सीईओ पे और ये सब लेवल पे, क्योंकि नॉलेज को लेके कोई रेजिस्टेंस नहीं। आप भी बन सकते हैं, आप भी गूगल के सीईओ बन सकते हैं, बल्कि गूगल के सीईओ के आप अपना गूगल क्रिएट कर सकते हैं। पर आप अपने बच्चों को वो लक्ष्य तो दीजिए। आप अपना इसरो क्रिएट कर सकते हैं, पर आप अपने बच्चों को वो लक्ष्य तो दीजिए। कोई कमी नहीं है मनुष्य में। मैं नहीं मानता कि भारत का मनुष्य बड़ा स्मार्ट है और युगांडा का मनुष्य बहुत कमजोर है, नहीं है। हो सकता है उसके साथ जोग्राफिकल कुछ ज्यादा डिफिकल्टीज हो देन माई लाइफ, मैं इसको मानता हूँ। कोई अब -50 पे रह रहा है और कोई +52 में रह रहा है, दोनों की लाइफ तो सेम नहीं हो सकती। और कोई जो है 26-27 के या 30-32-35-40 तक जाते जाते जो कह रहा है ओ बहुत गर्मी हो गई, चारों ऋतुओं देख रहा है, फर्टाइल लैंड है, और किसी के यहाँ पे कुछ उग ही नहीं रहा है, लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, सब एक नहीं हो सकते। इसलिए हम जो करते हैं हम उनके लिए भी करते हैं, क्योंकि वो मानवता का अंश है, हमारी ड्यूटी है उनके लिए। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि तरीका बहुत सिंपल है। मेजर साहब जो कह रहे हैं वही तरीका है, मुश्तरका, कॉमन। उर्दू भी आपकी है और मेरी है, अरबी भी आपकी है और मेरी भी है। क्यों? क्योंकि वो वसुधा की है। संस्कृत भी मेरी है और आपकी भी है। किसी को अपनाने के लिए किसी को निकालना आवश्यक नहीं, कुछ नया लेने के लिए कुछ पुराना छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज सिंपल एज दैट। तो मैं मेजर साहब जो कह रहे हैं बस उसको ही मैं आज तायद करूंगा। मेरी कोई उसमें वो नहीं है। और आप पढ़िए, अपने हिस्ट्री को भी पढ़िए, जानिए। अब आप देखिए, मैं पढ़ रहा था कल याज्ञवल्क्य की स्मृति में क्या है राजा का गुण। वो ये लिखता है, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। लोभी प्रकृति व अस्थिर बुद्धि वाले राजा के लिए दंड का प्रयोग न्याय पूर्वक कर पाना संभव नहीं है। सत्यनिष्ठ एवं निर्दोष आचरण वाले बुद्धिमान राजा ही सद्व्यवहारी सहायकों के सहयोग से ऐसा कर सकते हैं। द किंग शुड बी ऑफ नोबलेस्ट माइंड। अगर वो खुद लालची है, वो खुद जलता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कभी भी न्याय नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्ट के पास ज्ञान था, वेस्ट का ज्ञान भी अच्छा है, हम ये नहीं कहने कि वो बुरा है। ज्ञान ज्ञान है, सबको एक्सेप्ट करें और चले कॉमनैलिटी की तरफ और ह्यूमैनिटी की तरफ। बस दैट्स इट। दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी।
थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा मैसेज दिया। मेजर साहब थैंक यू सो मच, आपका ओपिनियन भी बहुत खूबसूरत था। और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। व्यूअर्स अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।